नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 का पाठ नंबर 4 विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना भाग 2। इस सत्र के उपरांत आप में हिंदी गद्य व हिंदी भाषा की व्यंग्य प्रधान रचनाओं के प्रति रुचि जागृत होगी। लेखक बाल मुकुंद गुप्त की लेखन शैली के विषय में ज्ञान होगा। व्यंग्य प्रधान भाषा की विनोद प्रियता की समझ विकसित होगी और जीवन मूल्यों का विकास होगा। शब्दकोश का विकास होगा। पराधीन भारत की सामाजिक व राजनीतिक दशा का बोध होगा। देश प्रेम की भावना का विकास होगा। शासक के दायित्वों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। प्रेस या मीडिया की समाज के विकास में अहमियत की समझ विकसित होगी। तो चलिए देखते हैं विदाई संभाषण भाग 2। पाठ को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हमने पिछले सत्र में क्या क्या जाना था। पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। पाठ का नाम है विदाई संभाषण और लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। उसके उपरांत प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन कौन थे? वे भारत में क्यों आए थे? उन्हें भारत से वापस क्यों जाना पड़ा? तो लॉर्ड कर्जन एक अंग्रेज अधिकारी थे जो कि भारत के वायसराय बन के आए थे और उनको इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा वो हम आज के सत्र में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। और पाठ की प्रथम अनुवृत्ति है, आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे से लेकर इस देश को छोड़ न जाती। इसकी ई पाठ के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनसीईआरटी की बुक का पाठ खुल जाएगा। आप बहुत ही धीर गंभीर और प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काठ के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आह, इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा और वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। पृष्ठ संख्या 49। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहां के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना इससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहां तक पसंद है, यह आप
पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको कतई पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद। कैसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों 962 से 1876 तक के लिए प्रयोग होता था। 2 जार यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों अर्थात 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक 913 के लिए प्रयोग हुआ था। 3 नादिर शाह 1688 से 1747 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? चलिए अब देखते हैं कुछ कठिन शब्द। धीर गंभीर, शांत और समझदार। बेकानूनी, गैर कानूनी। कन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह। वक्तृता, भाषण। दिवाला निकालना, कंगाल हो जाना या नष्ट कर देना। इस्तीफा, त्यागपत्र। दृढ़ता, मजबूती। तिलांजलि देना, छोड़ना या त्यागना। हाकिम, शासक। ताल पर नाचना, इशारे पर चलना। डोरी हिलाना, संकेत करना। हाजिर, उपस्थित। प्रलय होना, सब कुछ नष्ट होना। पायमाल होना, नष्ट हो जाना। आरह रखना, काट डालना या विभाजित करना। इच्छित पद, मन चाहे पद पर। नियत, निश्चित या निर्धारित या तय। मंजूर, स्वीकार। अदना, छोटा सा, जरा सा, मामूली। नोटिस, सूचना। अवधि, समय। घेरना, घोटना, बहुत अधिक आग्रह करना। अनुरोध, प्रार्थना या निवेदन करना। फटकने देना, पास आने देना। कत्लेआम, मारकाट करना। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन एक कूटनीतिक चाल के तहत किया। वो भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच में वैर भाव उत्पन्न करना चाहते थे। वो उनकी एकता को खंडित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बंगाल, जो कि एक बहुत बड़ा सूबा था और जिसके अंदर बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होती रहती थी, उसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में विभाजित कर दिया। ये विभाजन 1905 में हुआ था। बाद में 1911 में उसको वापस कर दिया गया था, अर्थात उस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लेकिन विभाजन की त्रासदी आप सभी को पता है कि किस प्रकार लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ करके दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। उनकी वेदना को आप समझ सकते हैं। चलिए अब अपने ज्ञान की परीक्षा कर लेते हैं। देखते हैं हमने क्या जाना। क, दिवालिया होने का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि लॉर्ड कर्जन को भारत में तथा इंग्लैंड में दोनों जगह किस तरह दिवालिया होना पड़ा। लॉर्ड कर्जन का भारत में कैसा प्रभाव था। लॉर्ड कर्जन ने भारत के साथ कैसा बर्ताव किया। लॉर्ड कर्जन ने बार बार इस्तीफ़ा देने की धमकी क्यों दी। इस्तीफ़ा देने का इंग्लैंड में क्या अर्थ निकाला गया। बहुविकल्पी परीक्षा के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, उन प्रश्नों को हल करें और एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने शिक्षक को भेज दें।
द्वितीय अन्विति, यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद से लेकर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी किस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया। आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार सब चीजों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। पृष्ठ संख्या 51। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे, जहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूं। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहां की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहां की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से ना देखा हो, तो मेरा प्रणाम ना ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी ना की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहां? आइए कुछ कठिन शब्द देखते हैं। विच्छेद, अलग करना, पराधीनता, गुलामी, कृतज्ञता, किए गए उपकार को मानना, महिमा, महानता या महत्व, दीन, गरीब, ताब न होना, चाह न होना, विपद, संकट, अभिवादन, प्रणाम, जुदा, अलग, चूक करना, कमी करना, संभाषण, भाषण देना, बदौलत, कारण या के बल पर, उदारता, बड़प्पन। चलिए फिर से ज्ञान का परीक्षण कर लेते हैं। देखें हमने क्या जाना। पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। भारत में किस राजकुमार का गीत गाया जाता है और क्यों? लॉर्ड कर्जन ने भारत के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। लेखक लॉर्ड कर्जन के मुख से भारत के बारे में क्या सुनना चाहता है? भारतवासी कब अपने शत्रुओं के सभी दोष भूल जाते हैं? आइए अब देख लेते हैं पाठ का सार। मूल भाव व सारांश। प्रस्तुत लेख में लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में भारतीयों का खूब शोषण किया। अपने घमंड और जिद के कारण वे लगातार मनमानी करते जा रहे थे। बंगाल का विभाजन भी उनकी इसी मनमानी का परिणाम था। बंगाल प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने उनके इस निर्णय का विरोध किया। उनसे प्रार्थनाएं की, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी।
वे गुलाम भारत के वायसराय थे। पूरे भारत में सभी राजा महाराजा उनके एक इशारे पर गर्दन झुकाए हाथ जोड़े खड़े रहते थे। उन्होंने अनेकों राजाओं महाराजाओं के राज्य छीन लिए थे। अपने अहंकार और जिद के कारण वे ब्रिटिश काउंसिल में अपना एक फौजी अफसर नियुक्त करवाना चाहते थे। उनको लगता था कि ब्रिटिश सरकार उनकी बात अवश्य मानेगी, परंतु उनकी बात नहीं मानी गई, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने इस्तीफे की धमकी दे दी। वे इस धमकी से संसद के सभी लोगों को डराना चाहते थे, परंतु उन्होंने कर्जन के इस्तीफे की बात मान ली और उनकी चाल उल्टी पड़ गई। अब 1 महीने की अवधि के दौरान ही उन्हें वापस अपने देश जाना था। लेखक उनकी इस स्थिति पर व्यंग्य करता है। वे कहते हैं कि यदि कर्जन जाते जाते भारतीय जनता से अपने अत्याचारों के लिए माफ़ी मांग ले तो भारतीय उन्हें माफ़ कर देंगे, उनके अत्याचारों को भूल जाएंगे, क्योंकि भारतीय उदार हैं। परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता नहीं है कि वे अपने अत्याचारों को स्वीकार करें और उनके लिए माफ़ी मांग लें। आप सभी ने पाठ की शुरुआत में देखा कि यह एक व्यंग्य लेख है, और व्यंग्य लेख क्या होता है या व्यंग्य प्रधान लेख क्या होता है देखते हैं। जहाँ साधारण से वाक्य का भी प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भाव या प्रसंग में अलग अलग अर्थ निकालता है, इससे उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति एक ही वाक्य के अलग अलग अर्थ निकाले, जब उसका मुख्य शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और उसके मन का भाव कुछ और होता है या उस वाक्य का भाव कुछ और होता है, तो उसे व्यंग्यार्थ या व्यंग्य कहा जाता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, सुबह के 8 बज गए। अब इसको हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ लेगा। जैसे इसका सामान्य अर्थ है कि सुबह के 8 बजे का समय हो चुका है, परंतु अलग अलग व्यक्ति इसका अपने अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकालते हैं। रात का पहरेदार कहेगा कि मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई है, अब मुझे घर जाना है, जल्दी चलना चाहिए। विद्यार्थी कहेगा विद्यालय जाने में देरी हो रही है। अगर कोई दफ्तर जा रहा होगा तो वो दफ्तर के तैयार होने का समय उसको मानेगा। तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस वाक्य का अलग अलग भाव होगा, तो इसी को हम व्यंग्य कहते हैं। व्यंग्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। जिस लेख में किसी पर व्यंग्य किया गया हो उसे व्यंग्य प्रधान लेख कहते हैं। जैसे इस पाठ में लॉर्ड कर्जन के वापस जाने से भारतीय जनता दुखी है, ये वाक्य आया है। इसका व्यंग्यार्थ है कि भारतीय जनता अति प्रसन्न है कि ऐसा अत्याचारी शासक भारत से जा रहा है। साहित्य में व्यंग्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। व्यंग्य प्रधान काव्य या लेख को सर्वोत्तम माना जाता है। व्यंग्य की धार जितनी पैनी होगी, जो रचना होगी वो भी उतनी ही उत्कृष्ट होगी। आइए अब देखते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होते हैं? विदेशी भाषाओं जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द आए हैं कुछ, लॉर्ड, स्वामी, वायसराय, शासक, लेडी, पत्नी, औरत या महिला, कन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह। कुछ उर्दू के शब्द आए हैं जैसे जाहिर, प्रकट, शान, गौरव, चिराग, खलीफा, सलाम, दर्जा, बेकानूनी, विलायत और इस्तीफ़ा इत्यादि। इन सभी के अर्थ साथ में दिए हुए हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा कि ये उर्दू के शब्द हैं। भाषा की बात में प्रथम प्रश्न देखिए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारें शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है? वास्तव में यहाँ पधारे शब्द का अर्थ है यहाँ से चले जाइए। पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग भारतेंदु युगीन हिंदी हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत को उनको जाना पड़ा। आप किसको आए थे और क्या कर चले? उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। सभी बच्चे इन सभी वाक्यों का भाव समझकर
इनको सामान्य हिंदी में परिवर्तित करेंगे। आओ खुद को आजमाएं। ये बहुविकल्पी परीक्षा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक बहुविकल्पी परीक्षा खुलेगी। मुख्य अवधारणाएं। लॉर्ड कर्जन ने अपने अहंकार में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए। वे अपने अहंकार और जिद के कारण ब्रिटिश काउंसिल में अपना एक फौजी अफसर नियुक्त करवाना चाहते थे। उनको लगता था कि ब्रिटिश सरकार उनकी बात अवश्य मानेगी, परंतु उनकी बात नहीं मानी गई, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने इस्तीफे की धमकी दे दी। वे इस धमकी से संसद के लोगों को डराना चाहते थे, परंतु उन्होंने कर्जन के इस इस्तीफे को मान लिया और उनकी चाल उल्टी पड़ गई। अब 1 महीने की अवधि के अंदर उन्हें वापस अपने देश जाना था। लेखक कर्जन की इस स्थिति पर व्यंग्य करता है। वे कहते हैं कि यदि कर्जन जाते जाते भारतीय जनता से अपने अत्याचारों के लिए माफ़ी मांग ले तो भारतीय जनता उन्हें माफ़ कर देगी, उनके अत्याचारों को भूल जाएंगे क्योंकि भारतीय उदार हैं। परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता नहीं है कि वे अपने अत्याचारों के लिए माफ़ी मांगे। व्यंग्य प्रधान लेख में व्यंग्य की धार जितनी पैनी होगी, लेख उतना ही उत्कृष्ट होगा। व्यंग्य की भाषा शालीन एवं सभ्य होनी चाहिए। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। बच्चों के लिए कुछ परियोजना कार्य हैं। 2 मित्रों का व्यंग्य प्रधान एवं चुटीला संवाद लिखें, जिसमें आपस में एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं और आनंद लेते हैं, व्यंग्य करते हैं एक दूसरे के ऊपर। दूसरा है जनसंचार, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, विषय पर आलेख लिखें। और तीसरा है इस पाठ के सभी विदेशज शब्द छांट कर लिखो। अब देखिए गृह कार्य, आपके पास इसमें कार्यपत्रक और प्रश्न बैंक का लिंक दिया गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों के लिंक डाल दिए हैं। आप इन दोनों के ऊपर क्लिक करके उनके प्रश्नों को हल करेंगे और अपने अध्यापक को भेज देंगे। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।